तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। वे सभी क्वेश्चन जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही सभी क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के बीच में लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था। आप लोगों को बताना होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था। दोस्तों लगभग हर बार ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 2, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को बताना होगा कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद इतनी तेजी से क्यों फैला 19वीं सदी में, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। ये भी बहुत ही। प्रश्न संख्या 3, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। जब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कैसी हुई थी, उसके बारे में आप लोगों को एक संक्षिप्त लेख लिखना होगा। 80 से 100 शब्दों का आता है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, राष्ट्रवाद क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी था यूरोप में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके 3 कारण आप लोगों को लिखना होगा। ये भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 6, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। प्रश्न संख्या 7, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कोई 3 कारण आप लोगों को लिखना होगा। ये भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और सीधे सीधे बोर्ड में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 8, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, ये आप लोगों को लिखना होगा। प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे, ये सभी आप लोगों को लिखना होगा। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 10, कारण ला से क्या आशय है, कारण ला के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें। कारण ला क्या था, जैसे मकई कानून था कारण ला, उसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा, पूरा परिभाषा लिखना होगा उसका। प्रश्न संख्या 11, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के क्या प्रभाव पड़ा था, उसके लिए आप लोगों को 3 प्रभावों का उल्लेख करना होगा। प्रश्न संख्या 12, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था और इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में लिखना होगा। प्रश्न संख्या 13, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। आपको G77 के बारे में लिखना होगा और क्यों ब्रिटेन G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानी क्यों कहा जाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 14, सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर टिप्पणी कीजिए। आप लोगों को सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन में अंतर बताना होगा। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 15, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप लोगों को 3 कारण बताना होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है इसी क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, संसाधन का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए। जितने भी संसाधन है उनका संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 17, जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। मिट्टी में आप लोगों को अंतर है, या तो जलोढ़ या लेटेराइट या बांगर या खादर। देखिए प्रश्न संख्या 18 है, बांगर और खादर में अंतर बताइए। मिट्टी से रिलेटेड एक प्रश्न पक्का आएगा 5 नंबर का, या जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी में, या बांगर या खादर मिट्टी में, तो इसे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 20, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय वन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मतलब आप लोगों को बताना होगा कि भारतीय वन किस लिए
भारतीय वन किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए जरूरी है, जैसे लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए, ये सभी आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 22, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए। मतलब वन के जितने भी वन के जीव हैं उनके संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके लिए आप लोगों को उल्लेख करना होगा, बताना होगा। प्रश्न संख्या 22, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए। वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए, वही प्रश्न है लगता है। प्रश्न संख्या 23, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। जल दुर्लभता क्या है और इसके 3 मुख्य कारण आप लोगों को बताना होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 24, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किन्हीं 4 महत्व को बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के कोई 4 लाभ। आप लोगों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 4 लाभ बताना होगा। प्रश्न संख्या 25, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। इसमें अंतर बताना होगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं के क्या लाभ है और क्या हानि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 26, भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को जल की दुर्लभता मतलब जल की कमी के लिए कोई भी उत्तरदायी 4 कारणों का वर्णन करना होगा। 4 कारण बताना होगा आप लोगों को कि जल की दुर्लभता क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 28, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। आप लोगों को कृषि के बारे में कोई 3 समस्याओं का वर्णन करना होगा, जैसे कि कृषि हो जाने के बाद फसल को कहाँ पर रखा जाए, उसका उचित रेट न मिलने पर समस्या, इन सभी चीज़ों से लेकर आप लोगों को केवल 3 समस्याओं का उल्लेख करना होगा। प्रश्न संख्या 29, धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, वर्षा तथा मिट्टी का उल्लेख कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान, वर्षा और मिट्टी के लिए उल्लेख करना होगा आप लोगों को। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधे कि तापमान क्या, धान की खेती के लिए कौन सा तापमान, कितना तापमान रहना चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 30, ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है, इन्हें कितने स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा संसाधन क्या है और इनके कितने स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 31, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा ये क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 32, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों, कोई 3 कारण दीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है और इसके कोई 3 कारण आप लोगों को देना होगा। प्रश्न संख्या 33, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 34, परमाणु ऊर्जा से क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 5 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और इसकी किन्हीं 5 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सीधे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता है आप लोगों को बोर्ड पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 में, व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, मतलब व्यापार किसे कहते हैं और स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप लोगों को अंतर बताना होगा। प्रश्न संख्या 36, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को बताना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब जैसे कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो उसी तरह आप लोगों को बताना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। प्रश्न संख्या 37, बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं, श्रीलंका में इसकी क्या महत्वता है, परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 38, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 39, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। गठबंधन सरकार क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 40, संघवाद क्या है,
संघवात क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि संघवात क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन सीधे आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में आता है। प्रश्न संख्या 41, सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 42, भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न संख्या 43, लिंग विभाजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। आप लोगों को बताना होगा कि लिंग विभाजन क्या है, उसके उदाहरण भी आप लोगों को बताना होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभ को विस्तार पूर्वक समझाइए। मतलब लोकतांत्रिक, जैसे हमारे यहाँ भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो उससे होने वाले लाभ को आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाना होगा। प्रश्न संख्या 45, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 46, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को बताना होगा कि ये एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, मतलब एक विकसित देश में क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को स्पष्ट करना होगा, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। आप लोगों को बताना होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय। जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है तो पहले प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना होगा, तभी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा कि राष्ट्रीय आय में किस प्रकार वृद्धि होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 48, अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आप लोगों को द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताना होगा कि द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। प्रश्न संख्या 49, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहीं लिख लीजिएगा, कहीं पर भी लिख लीजिए। 5 से 7 नंबर क्वेश्चन पक्का आता है, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मनरेगा के उद्देश्य। प्रश्न संख्या 50, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ही लगभग आता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।